सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि दो टर्म्स होती है जो नोड जेएस में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनको कहा जाता है असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो इन दोनों टर्म्स को समझने वाले हैं नोड जेएस के अंदर आज। इसके लिए हम लोग एक बार पेंट ओपन कर लेते हैं ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस होते क्या हैं। तो यहाँ पे टॉपिक डालते हैं सिंक एंड असिंक। ठीक है, तो सिंक्रोनस के बारे में अगर समझें तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास तीन टास्क हैं, एक टास्क है हमारे पास, एक दूसरा हमारे पास टास्क है और एक तीसरा टास्क हमारे पास है। ये तीन टास्क हमारे पास है। इन तीनों टास्क को हम डिजाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक वेबसाइट हमने बनाई है। ठीक है, उस वेबसाइट में यूजर का डेटा आता है हमारे पास। ठीक है, यूजर के डेटा के बाद यहाँ पे एक डेटा आता है जो है कैटेगरी डेटा, यूजर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड उसके बाद आता है यूजर के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सिंक्रोनस जो है वो किस तरीके से काम करता है। सिंक्रोनस बोलता है कि बेसिकली अगर मान लो यूजर का डेटा आने के लिए, यूजर के डेटा को जनरेट होने के लिए 2 मिनट का टाइम लगता है, तो आपका जो बेसिकली जो भी एल्गोरिथम या जो भी लैंग्वेज से आप काम कर रहे हैं, वो लैंग्वेज पहले 2 मिनट वेट करेगी जब तक यूजर का कंप्लीट डेटा नहीं आ जाता। उसके बाद वो जाएगी कैटेगरीज पे। अगर मान लेते हैं कैटेगरी को भी लोड होने में 2 मिनट लगती है, तो कैटेगरीज के लिए भी 2 मिनट वेट किया जाएगा और उसके बाद लोड होगा प्रोडक्ट। इट मींस अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट को लोड होने से पहले, प्रोडक्ट का डेटा दिखने से पहले ऑलरेडी 4 मिनट कंज्यूम हो चुके हैं। ठीक है, सिंक्रोनस लैंग्वेजेस में जो मेन लैंग्वेज है दैट इज पीएचपी। तो पीएचपी जो एक लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मतलब पीएचपी जब काम करता है तो ऐसे काम करता है कि पहले यूजर के डेटा को लोड करवाएगा कंप्लीटली, उसके लोड होने के बाद कैटेगरी के डेटा को लोड करवाएगा, उसके लोड होने के बाद प्रोडक्ट के डेटा को लोड करवाएगा। बट जो लास्ट में लोड होता है ना, उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं असिंक्रोनस टास्क की। असिंक्रोनस टास्क में हम फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल कंज्यूम करें, तो अगर असिंक में मैं जाऊं और मैंने सेम एग्जांपल लिया किसमें, असिंक्रोनस टास्क में, तो हमने बोला था कि यूजर को चलने में 2 मिनट लगेगी, कैटेगरी को चलने में भी 2 मिनट लगने वाली है। अब देखते हैं असिंक्रोनस कैसे काम करेगा। असिंक्रोनस कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो यूजर के पास गया, अगर यूजर को डेटा फैच करने में 2 मिनट लग रही है तो वो यूजर के लिए वेट नहीं करेगा, वो बिना वेट किए किस पे चला जाएगा, कैटेगरी पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 मिनट का अपना टाइम बचा लिया और ये किस मोड में चला गया, वेटिंग मोड में चला गया। तो यूजर का डेटा बैकग्राउंड में लोड होता रहेगा, तब तक वो कैटेगरी पे आ जाएगा। अगर कैटेगरी को भी एक टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो वो कैटेगरी के लिए भी 2 मिनट क्या करेगा, वेट पे चला जाएगा। और सबसे पहले जो आंसर दिखाएगा वो किसका दिखा देगा, प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट को वेटिंग टाइम नहीं लग रहा है तो किस सीक्वेंस में काम हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर कैटेगरी आ जाएगा, फिर यूजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट को भी लोड होने में टाइम लग रहा है तो वो उसके लिए भी वेट करेगा। तो सिंक्रोनस क्या था, जहां पे सारे टास्क एक साथ नहीं चलते हैं, जहां पे किसी टास्क के लिए वेट किया जाता है, एक टास्क के कंप्लीट होने पे दूसरा टास्क स्टार्ट किया जाता है, वो है सिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या है, जहां पे पहले टास्क को एग्जीक्यूट करके ऑन करके छोड़ दिया जाता है, दूसरे टास्क पे आ जाते हैं, दूसरे को एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया जाता है और फिर तीसरे पे आ जाता है। ऐसा काम करता है कौन, असिंक्रोनस। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइल है index.js करके हम इस फाइल पे आ जाते हैं, ये सब कुछ यहां से हटा देते हैं, यहां कुछ सिंपल से स्टेटमेंट डालते हैं। जैसे मैंने यहां पे लगाया console.log और यहां पे मैं डालता हूं टास्क 1 करके। ठीक है, इसी टास्क को मैं कॉपी करके 3 बार डाल देता हूं और ये टास्क 2 हो गया, ये टास्क 3 हो गया। सही, यहां पे थोड़ा सा गैप बनाते हैं। मान लीजिए 3 फंक्शन बना लिए, 3 टास्क हमने ऐसे बना लिए। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, हम जाते हैं हमारे यहां पे और इसको रन करते हैं index.js। कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, जब आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो टास्क 1 पहले हुआ है, टास्क 2 बाद में हुआ है, टास्क 3 यहां पे हुआ है। अब अगर इस लॉजिक में थोड़ा सा बदलाव किया जाए और यहां से टास्क 2 को हटा देते हैं और जाते हैं यहां लगाते हैं सेट टाइम आउट, लगा दिया। सेट टाइम आउट को इस तरीके से यूज करते हैं और यहां पे लगा देते हैं एक एरो फंक्शन, लगा दिया। एरो फंक्शन लगाने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर यहां पे 2 मिनट का 2 सेकंड का वेटिंग टाइम डाल देते हैं और यहां पे लेते हैं और लिख देते हैं console.log टास्क 2। अगर ये टास्क सिंक्रोनस है
तो क्या होगा, पहले टास्क 1 आना चाहिए था, उसके बाद टास्क 2 के लिए 2 सेकंड वेट होना चाहिए था, टास्क 2 आना चाहिए था और उसके बाद टास्क 3 आना चाहिए था। ऐसा काम होता है किसमें, हमारे सिंक्रोनस टास्क में, कि पहले टास्क 1 आएगा, कुछ भी हो जाए टास्क 2 सेकंड नंबर पे आएगा और टास्क 3 थर्ड पे आएगा। असिंक्रोनस बोलता है कि पहले टास्क 1 आएगा, उसके बाद टास्क 2 को चालू कर दिया गया, चेक कर लिया जाएगा कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, पर उसके लिए 2 सेकंड वेट नहीं किया जाएगा। टास्क 1 के बाद सीधा टास्क 3 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर टास्क 2 को करेगा। देख लेते हैं एक बार, यहां पे एक बार हम यहां से क्लियर कर देते हैं और यहां पे लगा लेते हैं। देखो, पहले टास्क 1 आ गया, उसने टास्क 2 के लिए वेट भी नहीं किया, सीधा टास्क 3 को एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर जब टास्क 2 का टाइम पूरा हो गया तो टास्क 2 को एग्जीक्यूट किया। इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस स्क्रिप्टिंग। ये किस वे में स्क्रिप्ट कर रहे हैं हम, असिंक्रोनस वे में। पर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिस वजह से पीएचपी जैसे लैंग्वेजेस आज भी यूज में हो रही है। वो ड्रॉबैक क्या है, उस ड्रॉबैक को समझते हैं। मान लेते हैं यहां से ये सब कुछ हटा देते हैं और एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमने यहां पे लिया एक वेरिएबल लेट a इज इक्वल टू कर दिया 10, फिर हमने यहां पे एक और वेरिएबल लिया लेट b इज इक्वल टू हमने कर दिया 0। नाउ यहां पे लगाया सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट लगाने के बाद यहां पे कॉल किया एक कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर यहां पे मैंने डाल दिया b इज इक्वल टू 20, और इस जगह पे जाके मैंने एक 2 सेकंड का वेटिंग टाइम दे दिया। अब हम यहां पे आए, हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पे डाला हमने a प्लस बी। नाउ फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन ये है कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 0 है, 2 सेकंड बाद इसको b की वैल्यू अपडेट करके 20 करनी है। तो फाइनल जो मेरा आंसर आना चाहिए था ना, जो मैं काम करवाना चाह रहा हूं उस काम के हिसाब से मेरा आंसर 30 आना चाहिए था। बट जो कि Node.js जो क्या है, असिंक्रोनस है, ये एक लूप होल जनरेट करेगा और यहां पे आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर आया 10। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट की गई, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा कहां ले गया इसको, यहां पे। आउटपुट पहले ही जनरेट हो गया है, इनपुट के लिए वेट ही नहीं किया गया है। इस केस में आपका आंसर कभी 30 होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, असिंक्रोनस स्क्रिप्टिंग का। ठीक है, कि अगर वो इसके लिए वेट नहीं करता है तो हमेशा इसका आंसर गलत आएगा और 10 सेकंड ही रहेगा। मान लीजिए कुछ ऐसा काम है कि एक इंसान है, वो ऐड टू कार्ट करना चाहता है, ठीक है, और ऐड टू कार्ट को ऐसा ऑटोमेट किया गया है कि बंदा एक प्रोडक्ट ऐड कर ले, उसके 20 सेकंड बाद ना उसका ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो जाए। अब अगर वो बंदा 20 सेकंड के अंदर अंदर और कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाता या और कोई प्रोडक्ट नहीं चूज कर पाता कि उसको और कुछ भी खरीदना है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिल जनरेट हो चुका होगा। ठीक है, उसका बिल कभी चेंज होगा ही नहीं। तो द थिंग इज, असिंक्रोनस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए कोड में वेट किया जा रहा है, वो कोड चलेगा ही नहीं, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पर वो आउटपुट में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट या असिंक्रोनस स्क्रिप्टिंग। सो आई होप आपको असिंक्रोनस और सिंक्रोनस इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।